नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़ा पहला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से संबंधित कार्यक्रम का नाम क्या था। ऑप्शन है आपके पास छत्तीसगढ़ का छिपा खजाना, छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक गौरव, छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति या अतीत और छत्तीसगढ़। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए, आप देख पा रहे हैं प्रविष्टि तिथि 10 जून 2020 की। पर्यटन मंत्रालय देखो अपना देश श्रृंखला के अंतर्गत 30वें वेबिनार में छत्तीसगढ़ का छिपा खजाना लाया। ठीक, यानी कि जो विषय था 30वां वेबिनार का वो क्या था? छत्तीसगढ़ का छिपा खजाना। ठीक, इतना ही याद रखना है आपको कि जो पर्यटन मंत्रालय है वो देखो अपना देश नाम की एक सीरीज चला रही है, जिसके अंतर्गत जो 30वां एपिसोड है उसका विषय है छत्तीसगढ़ का छिपा खजाना। ठीक, तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ का छिपा खजाना। अगला प्रश्न है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मुंबई के लिए बाढ़ चेतावनी प्रणाली विकसित की है, इसका नाम क्या है? आपको पता होगा कि मुंबई जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती रहती है बाढ़ से, तो मुंबई को बाढ़ से बचाने के लिए, ठीक है, पूर्व चेतावनी देने के लिए एक प्रणाली विकसित की गई है, एक सिस्टम बनाया गया है, उसका नाम क्या है? ये आपको प्रश्न में पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके पास अलर्ट मुंबई, सुरक्षा, वरुण या आई फ्लोज मुंबई। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मुंबई के लिए बाढ़ चेतावनी प्रणाली आई फ्लोज मुंबई। ठीक, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया यहीं पर। बाढ़ की आशंका वाले शहर में निवारक उपायों की सहायतार्थ ग्रेटर मुंबई नगर निगम महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के लिए एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली, जिसे आई फ्लोज मुंबई कहा गया, विकसित करने हेतु पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से अनुरोध किया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ग्रेटर मुंबई नगर निगम के निकट तालमेल से मंत्रालय के भीतर उपलब्ध विभागीय दक्षता के बल पर जुलाई 2019 में आई फ्लोज मुंबई का विकास प्रारंभ किया और इसको वर्तमान में इंस्टॉल किया जा चुका है। ओके, चलिए, तो नाम क्या है? आई फ्लोज मुंबई। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो चेतावनी प्रणाली बनाई गई है मुंबई को बाढ़ से बचाने के लिए, उसका नाम क्या है? आई फ्लोज मुंबई। चलिए, अगला प्रश्न है, उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए जारी इंडिया रैंकिंग 2020 के संबंध में असंगत कौन सा है? देखिए, अभी उच्च शिक्षा विभाग जो है उसने उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए इंडिया रैंकिंग 2020 जारी की है। ठीक, इसके अंतर्गत जितने प्रकार के हमारे यहाँ कॉलेजेस होते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग का अलग कॉलेज होता है, स्ट्रीम अलग है ना, मैनेजमेंट का अलग से रैंकिंग निकाला गया, मेडिकल का अलग से रैंकिंग निकाला गया, यूनिवर्सिटीज का अलग से निकाला गया, कॉलेजेस का अलग से निकाला गया। ठीक है, तो इस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में ये जो रैंकिंग है वो जारी की गई है। आपको याद क्या रखना है कि किस श्रेणी में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर है। ठीक, तो विश्वविद्यालय की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बिल्कुल सही है। दूसरा है अभियांत्रिकी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास बिल्कुल सही है। प्रबंधन में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद सही है। मेडिकल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स है ना, नई दिल्ली बिल्कुल सही है। वास्तुकला में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर बिल्कुल सही है। कानून में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, ये भी सही है। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये इसके अंतर्गत कौन कौन फर्स्ट नंबर पर है। उस रैंकिंग को अगर आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, आप देख पा रहे हैं यहां पर विश्वविद्यालय की श्रेणी है जिसमें संस्था का नाम दिया है, इधर रैंकिंग दिया हुआ है। विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। ठीक है, इसको लिख लेंगे कॉपी में। अभियांत्रिकी में या इंजीनियरिंग में पहले स्थान पर कौन है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास। ठीक, प्रबंधन में कौन है? भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, आईआईएम अहमदाबाद। मेडिकल में कौन है पहला? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, एम्स नई दिल्ली। ठीक, वास्तुकला, ठीक है, जिसको हम आर्किटेक्चर बोलते हैं, उसमें कौन है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। कानून में कौन प्रथम है? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। ठीक, यही सारे ऑप्शन जो है वो हमको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? सभी सुमेलित हैं। ठीक, ये रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए जारी इंडिया रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान पर कौन है? ठीक है, यहां पर बात हो रही है ओवरऑल रैंकिंग की। ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग जो है वो अलग से निकाली गई है। ओवरऑल रैंकिंग में सारे संस्थानों को एक साथ मिला करके उनकी एक रैंकिंग निकाली गई है, जिसमें प्रथम स्थान पर कौन है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। ठीक, आप यहां पर देख पा रहे हैं समग्र में। ठीक, समग्र मतलब सभी को एक साथ मिला करके रैंकिंग निकाली गई है। इसमें पहले स्थान पर कौन है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, आईआईटी मद्रास। दूसरे स्थान पर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली तीसरे स्थान पर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे चौथे स्थान पर है और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ये 5वें रैंक पर है। ठीक है, इंजीनियरिंग वालों का दबदबा रहा है इस बार। चलिए अगला प्रश्न है, पूरे देश में एक मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के प्रयासों के तहत एक्सीलेंस सेंटर चिन्हित किया जाएगा। ठीक, आपको पता होगा अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक स्टेडियम है जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में रही है, क्योंकि वहां पर एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया गया है। कौन सा? बिलासपुर का बहतराई स्टेडियम। ठीक है, बिलासपुर का बहतराई स्टेडियम है, वहां पर एक्सीलेंस सेंटर बनाया जा रहा है। ठीक, तो आपका ऑप्शन है प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में, प्रत्येक राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में, प्रत्येक जिले में। तो याद रखिएगा प्रत्येक राज्य में और केंद्र शासित प्रदेशों में ये जो एक्सीलेंस सेंटर है इसको बनाया जाएगा, इसका निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा? देश में एक मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना। क्लियर? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास ओडिशा में, कर्नाटक में, झारखंड में या उत्तर प्रदेश में। जान लेते हैं इसके बारे में। यहां पर आप देख पा रहे हैं तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ओडिशा के तालचर में 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली यूरिया इकाई का निर्माण कर रहा है। ठीक, तालचर में जो निर्माण हो रहा है ये बेसिकली है क्या? तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यूरिया का निर्माण करने वाली यूनिट है। इसकी क्षमता कितनी होगी? 12.7 लाख मीट्रिक टन। एक चीज इस फैक्ट को और याद रखिएगा कि यह भारत में यूरिया के उत्पादन के लिए कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करने वाला पहला संयंत्र होगा। ठीक है, जो गैसीकरण तकनीक है उसका प्रयोग करके यूरिया का निर्माण अभी तक हमारे यहां नहीं किया जा रहा है। ये तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो है ये जब बन जाएगा तो यहां पर गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके यूरिया का निर्माण किया जाएगा। तो ऐसा करने वाला ये देश का पहला यूनिट होगा, पहला संयंत्र होगा। ठीक, तो इस लिहाज से ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो कहां पर है ये? ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री एवं संबंधित विभागों को सुमेलित कीजिए। ठीक, ऑप्शन है आपके पास ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्री नरेंद्र सिंह तोमर। सही है क्या? बिल्कुल सही है। कानून एवं न्याय मंत्रालय, श्री रविशंकर प्रसाद। बिल्कुल सही है। शिक्षा मंत्रालय किसके पास है? श्री रमेश पोखरियाल निशंक, बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं जब नई शिक्षा नीति आई तो। ठीक है, इनको वातायन पुरस्कार भी मिला है अभी हाल ही में साहित्य के लिए, मैंने बताया था आपको एक वीडियो में। ठीक, अगला है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, श्री प्रकाश जावड़ेकर। बिल्कुल सही है। ठीक, वन मंत्री भी है हमारे ये प्रकाश जावड़ेकर जी। कोयला मंत्रालय, श्री प्रहलाद जोशी। बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 और 5 का 5। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि वर्तमान कैबिनेट में कौन कौन है। ठीक है, यहां से प्रश्न बनता है क्योंकि देखिए ये है हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी। इनके पास कौन कौन सा विभाग है? कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग। ठीक, कैबिनेट मंत्री में सबसे पहला नाम आता है रक्षा मंत्रालय में श्री राजनाथ सिंह का। ठीक है, राजनाथ सिंह जो है हमारे रक्षा मंत्री हैं। गृह मंत्री कौन है? श्री अमित शाह जी। ठीक, श्री नितिन जयराम गडकरी। नितिन गडकरी जी के पास कौन कौन सा विभाग है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। ठीक, श्री डीवी सदानंद गौड़ा, इनके पास है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। ठीक, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात करें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। ठीक है, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, वो मंत्रालय है उसके लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। और कौन है अभी उसके मंत्री? श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। अगला आप देख पा रहे हैं श्री रविशंकर प्रसाद, कानून एवं न्याय मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। श्री थावरचंद गहलोत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, इनके पास है विदेश मंत्रालय, हमारे विदेश मंत्री हैं। ठीक, श्री रमेश पोखरियाल निशंक, शिक्षा मंत्रालय। ठीक, श्री अर्जुन मुंडा, जनजातीय कार्य मंत्रालय। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कपड़ा मंत्रालय। डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भू विज्ञान मंत्रालय। श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के पास कौन कौन सा मंत्रालय है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। ठीक, के अलावा श्री पीयूष गोयल, देखिए पीयूष गोयल जी में और प्रहलाद जोशी में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कोयला मंत्रालय पहले पीयूष गोयल जी के पास था, अब किसके पास आ गया है? प्रहलाद जोशी जी के पास, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक, पीयूष गोयल जी के पास कौन कौन सा है? रेल मंत्री है हमारे, रेल मंत्रालय इनके पास है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पास पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। ठीक, इस्पात मंत्रालय। श्री मुख्तार अब्बास नकवी, इनके पास है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। वहीं प्रहलाद जोशी जी की बात करें तो मैंने आपको बताया कोयला मंत्रालय, इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्रालय और खान मंत्रालय। ठीक है, खदानों से संबंधित जो मंत्रालय है वो भी किसके पास है? प्रहलाद जोशी जी के पास। अगला है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, इनके पास है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। गिरिराज सिंह जी की बात करें, आपको पता होगा बहुत ज्यादा हाईलाइटेड सीट रही थी जब ये चुनाव लड़ रहे थे, है ना, बेगूसराय से। ठीक, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय। वही बात करें श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तो जल शक्ति मंत्रालय इनके पास है। ठीक, तो ये थे सारे केंद्रीय मंत्री और उनसे संबंधित विभाग। एकदम अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि यहां से प्रश्न आने की संभावना रहती है। ठीक, वापस आते हैं प्रश्न में। प्रश्न में 1 का 1 होना चाहिए, 2 का 2 होना चाहिए, 3 का 3 होना चाहिए, 4 का 4 होना चाहिए, 5 का 5 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आप देख पा रहे हैं, 1 का 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है, 4 का 4 और 5 का 5। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92 ऑस्कर फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसे दिया गया? ऑप्शन है मारिया स्टैनफोर्ड, मैरी बोत्ससा, रेनी जेलवेगर या लुकास रिजनेविल्ड। जान लेते हैं किसको मिला है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं रेनी जेलवेगर, इनको मिला है 92वां ऑस्कर सम्मान के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रेनी जेलवेगर। अगला प्रश्न है 92 ऑस्कर फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया? ऑप्शन है टॉम क्रूज, जोकिन फिनिक्स, बॉन्ग जोन हो या जुकान रिजनेविल्ड। तो किसको मिला है? याद रखिएगा जोकिन फिनिक्स को, कल देखा था हमने इसको। ठीक है, इसको एकदम याद कराने के लिए मैं ये क्वेश्चन फिर से लेके आया था। चलिए अगला प्रश्न है पद्म भूषण 2020 के संबंध में असंगत कौन है? ठीक, किसको पद्म भूषण नहीं मिला है ये पूछ रहा है। ठीक, तो स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी, बिल्कुल इनको मिला है, पद्म भूषण दिया गया है इस साल। पीवी सिंधु जी को भी पद्म भूषण से नवाजा गया है। श्री सेरिंग लैंडोल, इनको भी पद्म भूषण 2020 प्रदान किया गया है। ठीक, इस बार कुल 16 लोगों को पद्म भूषण जो है वो प्रदान किया गया है। देखते हैं कौन कौन है। देख पा रहे हैं आप, श्री एम मुमताज अली, इनको मिला है अन्य या आध्यात्मिकता के क्षेत्र में। श्री सैयद मुअज्जिम अली मरणोपरांत राजनीति से है। श्री मुजफ्फर हुसैन बेग राजनीति से। श्री अजय चक्रवर्ती कला के लिए। श्री मनोज दास को मिला है साहित्य एवं शिक्षा के लिए। श्री बालकृष्ण दोषी को मिला है अन्य वास्तुकला के लिए। तो श्री कृष्णम्बल जगन्नाथन सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया। श्री एस सी जमीर, इनको राजनीति के लिए दिया गया।
श्री अनिल प्रकाश जोशी, इनको सामाजिक कार्य के लिए दिया गया। श्री सेरिंग लैंडोल, इनको दिया गया है चिकित्सा के लिए। श्री आनंद महिंद्रा, व्यापार एवं उद्योग के लिए दिया गया है। श्री नीलकंठ रामकृष्ण माधव मेनन, मरणोपरांत इनको दिया गया है, राजनीति से संबंधित थे। इसके अलावा श्री मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पर्रिकर, ठीक है, जिनको हम मनोहर पर्रिकर जी के रूप में जानते हैं, उनको भी राजनीति के लिए पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर जगदीश सेठ, साहित्य एवं शिक्षा। सुश्री पी.वी. सिंधु, खेल के लिए, पता होगा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। श्री वेणु श्रीनिवासन, व्यापार एवं उद्योग के लिए। ठीक, तो आपके ऑप्शन में कौन कौन थे? एक थे आपके मनोहर पर्रिकर जी का नाम था, एक नाम था डॉक्टर शेरिंग लैंडोल जी का, और एक नाम था सुश्री पी.वी. सिंधु जी का नाम था। ठीक, ये शामिल था, ये भी शामिल था, और ये नाम भी शामिल था। ठीक, तो कौन शामिल नहीं थे? पंडित छन्नूलाल मिश्र, इनको दिया गया है पद्म विभूषण। ठीक है, इनको भूषण नहीं दिया गया है अभी, क्या मिला है? पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आइए चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन में, जो है छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, दूसरा भाग। कल की वीडियो में हमने कुछ आर्थिक सर्वेक्षण के प्रश्न देखे थे, अब उससे आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2019-20 में स्थिर भाव पर प्राथमिक क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत योगदान क्या है? ऑप्शन है आपके पास 26.66%, 25.34%, 38.45% और 28.53%। तो सबसे पहली चीज ये याद रखिएगा कि ये जो प्राथमिक क्षेत्र है, इसमें 5 सेक्टर शामिल होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है फसल, दूसरा होता है पशुपालन, तीसरा होता है वनोद्योग, चौथा होता है मत्स्य उद्योग, और पांचवा होता है खनन एवं उत्खनन। ठीक, ये क्या है? प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है ये। प्राइमरी सेक्टर में 5 फैक्टर, फसल, पशुपालन, वनोद्योग, मत्स्य, खनन एवं उत्खनन। ठीक, और इनमें से कल आपको बता रहा था मैं कि इन चारों को मिला दोगे जब, तो ये बन जाता है कृषि क्षेत्र। ठीक है, इसमें खनन एवं उत्खनन कृषि क्षेत्र में शामिल नहीं होता, ये उद्योग में शामिल होता है। क्लियर है बात? ठीक, चलिए, तो आपको प्रश्न में क्या पूछ रहा है? प्राइमरी सेक्टर का पूछ रहा है, कृषि सेक्टर का नहीं पूछ रहा है। कृषि सेक्टर का अलग निकलता है, प्राइमरी सेक्टर का अलग होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है ये फैक्टर उसमें जुड़ जाएगा, तो उसका जाहिर सी बात है योगदान प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक, तो प्राथमिक क्षेत्र का वर्ष 2019-20 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत योगदान स्थिर भाव पर कितना है? 28.53% है। ठीक, वहीं अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो कल हमने देखा था 16.81%। ठीक, 28.53% कुल योगदान है किसका? प्राथमिक क्षेत्र का जीएसडीपी में स्थिर भाव पर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019-20 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत योगदान क्या है? वापस चलते हैं पिछले प्रश्न में। देखिए, यहां पर प्राथमिक क्षेत्र पूछा था मैंने, यहां पर क्या पूछ रहा हूं? कृषि क्षेत्र पूछ रहा हूं। ठीक, ऑप्शन क्या है? 16.81, 24.33, 18.45 या 13.53। तो पिछले ही स्लाइड में मैंने आपको बताया कितना है? 16.81% योगदान है कृषि क्षेत्र का जीएसडीपी में स्थिर भाव पर। ठीक है, कौन से वर्ष के लिए? 19-20 के लिए। चलिए, अगला प्रश्न है, वर्ष 2019-20 में स्थिर भाव पर द्वितीय क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत योगदान क्या है? तो देखिए, द्वितीय क्षेत्र जो है, यहां पर 3 सेक्टर मेन होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है आपका विनिर्माण, दूसरा होता है विद्युत गैस एवं जलापूर्ति, और तीसरा होता है निर्माण। ये 3 सेक्टर से मिलकर बनता है कौन? द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, ये द्वितीय क्षेत्र है। अब इस द्वितीय क्षेत्र में अगर मैं जोड़ देता हूं किसको? खनन एवं उत्खनन को। मैंने बताया था वो खनन एवं उत्खनन को इसमें जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है? उद्योग क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, ये इसको अगर आप जोड़ देंगे तो यहां से ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका उद्योग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर बन जाएगा ये। ठीक है, जबकि सेकेंडरी में कौन रहता है? केवल ये 3,
विनिर्माण, निर्माण और विद्युत एवं जलापूर्ति। क्लियर है बात? ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है द्वितीय क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत योगदान क्या है। तो याद रखिएगा कितना है, 34.47%। ठीक है, 34.47% जो है वो द्वितीय क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत योगदान है। ठीक, अब मान लो मैं उद्योग क्षेत्र की बात करता हूं, तो जब पिछला क्वेश्चन देखा हमने, जब प्राइमरी सेक्टर में है ना, प्राइमरी सेक्टर में सब शामिल थे, लेकिन खनन उत्खनन को हमने निकाला, कृषि क्षेत्र बनाया। अब कृषि क्षेत्र में खनन उत्खनन शामिल नहीं है, वो कहां पर शामिल होता है, उद्योग क्षेत्र में, है कि नहीं। ठीक, वो द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं होता, लेकिन उद्योग क्षेत्र में शामिल होता है। तो जब इस खनन एवं उत्खनन को द्वितीय क्षेत्र में आप जोड़ते हैं तो उद्योग क्षेत्र की भागीदारी कितनी हो जाती है, 46.19%, 46.19% योगदान हो जाता है किसका, उद्योग क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का नहीं, उद्योग क्षेत्र का। द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है, 34.47%। क्लियर है बात? ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, समझ आ जाएगा आपको। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2019-20 में स्थिर भाव पर उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत योगदान क्या है, बताया मैंने 46.19%। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 के लिए धान का समर्थन मूल्य क्या है। तो यह प्रश्न आज का ब्रेन बूस्टर, कमेंट बॉक्स में बताइए, वर्ष 2020-21 के लिए धान, सामान्य धान का, एक ग्रेड की बात नहीं हो रही है ना, का समर्थन मूल्य क्या है। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वाधिक राशन कार्ड किस जिले में प्रचलित है। ऑप्शन है आपके पास रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर या बस्तर। तो याद रखिएगा सर्वाधिक राशन कार्ड जो है ये कहां पर है, बिलासपुर में प्रचलित है। ठीक है, बिलासपुर में बांटा गया है सबसे ज्यादा राशन कार्ड। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उचित मूल्य की दुकानें किस जिले में संचालित की जा रही हैं। ऑप्शन है रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर या बस्तर। तो याद रखिएगा सर्वाधिक उचित मूल्य की दुकानें कहां पर संचालित की जा रही हैं, राजनांदगांव जिले में। ठीक, अगला प्रश्न है, वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में कुल राजस्व प्राप्तियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। स्थिर भाव पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक, चलिए तो आपको पता होगा कि राजस्व प्राप्ति जो है वो दो प्रकार की होती है। ठीक, राजस्व प्राप्ति एक होता है आपका कर राजस्व से और दूसरा होता है गैर कर राजस्व से प्राप्ति। ठीक, तो ये कुल कर राजस्व है। कुल कर राजस्व को हमने दो भागों में बांटा, एक कर राजस्व और दूसरा गैर कर राजस्व। तो गैर कर राजस्व जो है ये हमारे यहां है अभी कितना, 28,899 करोड़ रुपए। ठीक, वहीं कर राजस्व की बात करें तो 50,847 करोड़ रुपए जो है ये कर राजस्व के रूप में वर्ष 2019-20 में प्राप्त किया गया है। इसके अलावा कुल राजस्व की प्राप्ति अब कैसे होगी, इन दोनों को आप जोड़ेंगे, कितना आएगा, 79,746 करोड़ रुपए। ठीक, और आपको प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस राजस्व प्राप्ति में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। ठीक, तो वर्ष 2018-19 का हमको पता होना चाहिए। ठीक है, परसेंट निकालने की, तो वर्ष 2018-19 में था 74,028.49 करोड़। ठीक, तो यहां से जब आप परसेंट निकालेंगे तब आपको पता चलेगा कि कुल 7.72% जो है वो अधिक है इस वर्ष कुल राजस्व प्राप्ति। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में कुल राजस्व प्राप्तियों में 7.72% की वृद्धि दर्ज की गई है। और ये बात किसकी चल रही है, स्थिर भाव की। क्लियर है बात? चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2018-19 की तुलना में 19-20 में कर राजस्व प्राप्तियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई है। ठीक है, स्थिर भाव पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले प्रश्न में क्या पूछा था, कुल राजस्व प्राप्ति पूछा था, है ना, इसका वृद्धि प्रतिशत पूछा था। मैंने बताया दो प्रकार के हो सकते हैं, कर हो सकता है और गैर कर राजस्व हो सकता है प्राप्ति में।
तो कर राजस्व की वृद्धि दर आपको पूछ रहा है कि ये पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक, ऑप्शन है आपके पास 8.42, 4.82, 7.55 या 9.55। तो याद रखिएगा कर राजस्व में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, 9.55%। ठीक है, कितना, 9.55 वृद्धि दर दर्ज की गई है वर्ष 2019-20 में, किसकी तुलना में, वर्ष 2018-19 की तुलना में। क्लियर है बात, ये कर राजस्व की बात कर चल रही है। ठीक, कुल राजस्व में कितना देखा था हमने, कुल राजस्व में देखा था हमने 7.72%, है ना, और इसमें कितना हुआ 9.55%। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में गैर कर राजस्व प्राप्तियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई है। ऑप्शन है 5.42%, 4.82%, 4.66% या 9.85%। तो याद रखिएगा, देखिए यहां पर ना तो कुल राजस्व की बात चल रही है ना ही कर राजस्व की। कुल राजस्व की वृद्धि दर कितनी थी, तो हमने देखा था कितना था, 7.72% की वृद्धि दर है। कर राजस्व की बात करें तो 9.55% की वृद्धि दर दर्ज की गई है स्थिर भाव पर। और वही बात करें गैर करों की, ठीक है, गैर कर राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि दर बात करें तो यह है कुल 4.66%, 4.66% की वृद्धि दर दर्ज की गई है वर्ष 2019-20 में वर्ष 2018-19 की तुलना में स्थिर भाव पर। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, यहां से प्रश्न अमूमन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। अगर इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछ रहा है तो करों से क्वेश्चन जो है जरूर बनता है। तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़े हुए 10 प्रश्न, साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण की श्रृंखला से कुल 10 प्रश्न। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।